अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। अब तक क्या हुआ, यानी कि 1 बजे तक क्या क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है, हम सब उसकी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर हैं। तज्जिए तबसरे आप तक पहुंचाएंगे। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा के साथ मेरा जिस तरह साथ देते हैं नन अदर देन राना एसार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। और हस्ब मामूल मेरी दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने और अच्छी अच्छी खबरें लेके आए। तो नाजरीन, आज जो टॉप स्टोरीज अब तक हो चुकी हैं और आगे आने पूरे वाले दिन में जो होने जा रही हैं वो आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना 55वां यानी योम तासीस है वो मनाने जा रही है और कराची में बिलावल भुट्टो जो हैं इसके ऊपर जलसे से अवामी जलसे से खिताब करेंगे। उसके बाद एक अफसोसनाक खबर भी आपके साथ शेयर करते चले, उस पर भी हम बात करेंगे। कोयटा के इलाके बुलेली में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर धमाका हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है इस धमाके के ज़िमन में, इससे भी हम बात करेंगे। और एक और वाक़या रूनुमा हुआ है ये कि आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जो कि वज़ीर आज़म की जानिब से नामंजूर कर दिया गया है। एक वफ़द भेजा गया है वज़ीर आज़म की जानिब से और उसमें उन्होंने ये कहा है, यानी कि पैगाम पहुँचाया वज़ीर आज़म का कि आप अभी मुस्ताफ़ी नहीं हो सकते हैं क्योंकि अभी आपकी हमें ज़रूरत है। इस पर भी हम बात करेंगे। उस्मान बुज़ार की आमदन से ज़ायद असासाजात केस में बुरी ज़मानत जो है वो दरख्वास्त पे जो उस पर समात हुई है, इस हवाले से बात करते चलेंगे। और सबसे अहम का जो आज एक आगे आने वाला दिन में जो होने वाला है वो ये है कि जी आज वज़ीर आज़म ने अपने ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास बुलाया है। उसके अंदर कौन कौन से अमूर ज़ेर गौर आएंगे, सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी और वो सारा मैं राना साहब से पूछूंगी। राना साहब, ये था हमारा आज का शो जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि थोड़ा बहुत ज़रा बता दें कि PPP की हिस्ट्री क्या है। देखिए, हम PPP की हिस्ट्री से पहले जैसे अभी आपने कहा कि बड़ा एक अफसोसनाक सानिया सुबह हुआ कोयटा में और खातून समेत 2 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। 20 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, 24 सिविलियंस भी हैं जो ज़ख्मी हुए और ये एक अफसोसनाक बात है। अल्लाह ताला जो ज़ख्मी हैं उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इलाके का घेराव कर लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सर्च ऑपरेशन जारी है। और मैंने कल भी आपसे कहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसने कल ये कहा था कि हमारी डेडलाइन ख़त्म हो गई और अब हम बहुत कुछ करेंगे। तो इन हालात में अब जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन पे बहुत एक जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को देखें। अच्छा, मेरे ज़हन में आ रहा था राना साहब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम रिसेंटली ही ग्रे लिस्ट से निकले हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि हम आपको अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, तो ये चीज़ें कोई मायने रखती हैं? हाँ, डेफिनेटली वो तो रखती हैं, लेकिन हिना रब्बानी कल अफगानिस्तान में थी, वहाँ पे भी इस पे बात हुई है कि ये आप अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। और हमने माजी में भी दहशतगर्दी को कुचला है, अब भी हम बतौर कौम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और कुचलेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो जंग जो अमेरिका की और यूरोप की थी वो हमारे घर ले आया और हमारे घर लाने के बाद हमारे वही बाजू जो हमारे साथ सदियों से हमारे साथ चल रहे थे उन्हें हमारे सामने खड़ा कर दिया और वो अब खुद आराम से घर में बैठा हुआ है। आग खून जितना है वो शाम में, इराक में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिस्र, कुवैत, लीबिया, कुवैत लीबिया, ठीक है, आपको सब जगह मुसलमान मर रहे और मुसलमानों के ज़रिए ही उन्हें मारा जा रहा है। और फिर भी दहशतगर्दी का जो लेवल है वो हम पे लगता है। जेनोसाइड इंडिया में होती है, मकबूजा कश्मीर में लोग शहीद होते हैं, लेकिन भारत की तरफ कोई नहीं देखता। तो ये जो 2 अमली है ये बहरहाल पूरी दुनिया के लिए बाइस शर्म है और स्पेशली OIC का किरदार जो है वो बड़ा ठंडा है कि वो मुसलमान ममालिक में जो दहशतगर्दी होती है उसमें क्या कहते हैं वो कोई बात नहीं करते। अब आप बात कर रही थी पीपल्स पार्टी के योम तासीस के हवाले से, तो देखें 1968 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब आगाज़ किया पीपल्स पार्टी का, तो जो हालात उस वक्त थे वो बड़े ऐसे थे कि ताशकंद का मुआहदा हुआ था। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ से वो मुआहदा छोड़ के आए थे, आके उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और फिर उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, भुट्टो साहब ने ऐलान किया कि मैं ताशकंद में
जो भी हुआ उसको आश्कार करूंगा। सर उनसे बात करने के लिए हमारे साथ नाजरीन गेस्ट मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं के रहनुमा हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं इशारा अर्ज कर रहा हूँ सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा खोसा साहब, हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से। तो मैं जाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हर बचपन जो उस दौर का नौजवान था उस आइडियल थे भुट्टो साहब, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये वही पीपल्स पार्टी है जिसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अहिया किया था, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत तक जो पीपल्स पार्टी थी ये वही पीपल्स पार्टी है? उसी की आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं कि नहीं? देखिए यौम तासीस हम मना रहे हैं, 55 साल हो गए और शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब इस पार्टी की दाग बेल डाली थी तो आपको याद होगा उस वक्त 22 खानदानों के नरगे में पाकिस्तान की सारी दौलत चली गई थी और डिक्टेटरशिप इस मुल्क पर मुसल्लत थी। इसलिए ना तो हमें आज़ादी जो है उस अंदाज से माशी आज़ादी भी नहीं मिली थी और हमें जो है फिजिकल आज़ादी भी इस मुल्क को नहीं मिली थी, और प्रीरोगेटिव जो पासपोर्ट का था वो भी रुअसा के पास था और लाइसेंस असले का भी उमरा को मिलता था। जी सर। और जो है 22 खानदानों के पास सारी दौलत चली गई थी और हकमियत भी जो है वो डिक्टेटरशिप में मुसल्लत और मुज़य्यन कर दिया गया था। सिर्फ फर्क ये था कि वो खाकी टोपी वाले, खाकी हैट वाले चले गए। ठीक है खोसा साहब, मेरा जो सवाल है मैं चाह रहा हूँ उस पर मैं आपसे लूँ कि क्या ये वही पीपल्स पार्टी है जिसने हमेशा आमरीत के सामने खड़ी हुई और जिसने हमेशा अमेरिका को भी चैलेंज किया, इस्तेमारी कुव्वतों को भी चैलेंज किया, और इस चैलेंज के अंदर भुट्टो साहब की शहादत हुई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई। आज तो ऐसे लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ताकतवर हल्कों के बगल बच्चे है सर, उनको वो ही आप यारी कर रहे। देखिए मैं तो कम अज कम वही हूँ जो पीपल्स पार्टी की हम बुनियाद से शुरुआत हुई थी। एज अ स्टूडेंट लीडर मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का सदर होता था और उस वक्त हमने भुट्टो साहब की जो है इसको एक ऐसा हवा का झोंका मुतसव्वर करते हुए पाकिस्तान की अजमतों पर ले जाने की हमने जो ख्वाब देखे थे और जो उनके माशाल्लाह अज़्म था और इरादा था और जिसका तसलसल रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब ने किया। सुन लेना जरा, हौसला रखें। किसी और जमात में ऐसी नहीं है, ना पीपल्स पार्टी में कोई एथनिक जो है डिवाइड की पर बिलीव करती है, ना पीपल्स पार्टी किसी रिलीजियस सेगमेंट पर जो है तफरीक करती है, ना जेंडर डिस्टिंक्शन पे पीपल्स पार्टी की तफरीक आज भी ये कायम है। खोसा साहब अभी आपने कहा कि मैं तो वही हूँ, तो इसका मतलब आप तो वही हैं, बाकी बदल गए? नहीं, बाकी भी देखें जो हमारे माशाल्लाह जो जिनके अंदर भुट्टो ने कहा था एक मैं भुट्टो मेरे अंदर है, एक आपके अंदर भुट्टो है, तो पीपल्स पार्टी में जितने भी हैं उनके अपने अंदर भी भुट्टो है। देखिए यकीनन मौरूजी हालात एक ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है हमारी सोसाइटी का। जो ज़ियाउल हक ने तमाशा किया इस मुल्क के साथ, उसकी बाकियात का असर जो है वो उसका न सिर्फ अदलिया पर पड़ा, न सिर्फ उसका सोसाइटी पर पड़ा, न सिर्फ उसका इलेक्टेबल्स और एक जो है डिविजन बरादरीज़म पर पड़ा, एथनिसिटी पर पड़ा, प्रोविंशियलिज्म पर पड़ा, प्रोकेलिज्म पर पड़ा, फिक्री इंतशार में हुआ। आपका सारे इंतशार जो है उनको देखें आपको लगेगा उनको। मैं आपको बार बार बीच में इसलिए इंटरप्ट करता हूं कि मैंने आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है, इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं मुख्तसरन आपसे लेता रहूं। आपने कहा कि जो ज़ियाउल हक की बाकियात हैं उसका असर पड़ा, तो सर कैसा लगता है जब ज़ियाउल हक की बाकियात में से एक के पीछे वज़ीर ख़ारजा के तौर पे बिलावल भुट्टो खड़े होते हैं, तो कैसा अच्छा फील करते हैं आप? कैसा लगता है सर जो वर्कर हैं नज़ियाती उनको? देखिए पार्टी का एक फैसला है, मेरी इख्तलाफ राय अपनी जगह पर, और मैंने मोहतरम सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब को भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर जब पार्टी फैसला कर ले तो हम उसके साथ हैं। यानी आपने असूली तौर पे मुखालफत की थी इस बात की कि बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा बन के वजीर आजम की फाइल उठा के शहबाज शरीफ के पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए, इससे भुट्टो का इमेज मुतासिर होता है। देखें आप मेरे मुंह में वो चीजें न डालें जो हमने देखे। पार्टी के अंदर यकीनन बातें होती हैं, खुल के बातें होती हैं, और हमारी पार्टी का हुस्न भी यही है कि भुट्टो साहब को भी एक आम वर्कर भी उठ के खड़ा होता था और
उनसे बात करता था, और हमारी पार्टी की ये रवायात आज तक कायम है। इसलिए हम जो अंदरूनी अपनी पार्टी के अंदर एक खानदान के तौर पर बातें करते हैं, तो वह हम बिल्कुल, पार्टी सुनती है और पार्टी के अंदर राय होती है, लेकिन जब एक फैसला हो जाए तो हम उसके साथ होते हैं। तो इसलिए आपका जो सवाल वहीं आ गया कि क्या वही पीपल्स पार्टी है? पीपल्स पार्टी वही है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि आपको वक्त के साथ भी कुछ ना कुछ जो है कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ते हैं। और ये तो सर, ये खोसा साहब, ये कॉम्प्रोमाइजेस जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ने क्यों नहीं सीखे? जो कॉम्प्रोमाइजेस आज आपने सीख लिए हैं वो भी सीख लेते, भुट्टो साहब की भी जान बच जाती, वो भी कहीं इधर उधर मुल्क से बाहर चले जाते, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी पाकिस्तान ना आती, उन्हें पता था कि मेरे साथ क्या होना है। तो ये कॉम्प्रोमाइजेस उन्होंने क्यों नहीं सीखे और उनकी पार्टी ने उनके जाने के बाद क्यों सीख लिए? देखें, अब रानी शहीद बेनजीर भुट्टो मेरे घर पर थी, ये नवंबर 2007 की बात है, और उन्हें फिर मुक़य्यद कर दिया गया। और मुक़य्यद करने से पहले जो है वो जब जाती थी तो जो मेजर इम्तियाज एसएसपी उनकी ऑफिशियल ड्यूटी पर थे, वो मुझे कहते थे कि खोसा साहब, बीबी से मुझे जाने से पहले 2 मिनट बात कराने दिया कर। तो वो कहता था, बीबी आपने बताना नहीं है आप किधर जा रही हैं, बीबी आपने कहीं रास्ते में रुकना नहीं है, बीबी आपने कहीं शीशा नहीं खोलना, बीबी आपने कहीं वेव नहीं करना, बीबी आपने वापसी को उसी रूट से नहीं आना, वगैरह वगैरह। और जब वो चला जाता था तो बीबी शहीद मुझे कहती थी, देखा एस्टेब्लिशमेंट मुझे लोगों से जुदा रखना चाहती है, भला मैं इनकी सुनती हूँ, लेकिन हमने उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगता। बीबी अगर वो जो है हैच रूफ से बाहर ना निकलती लियाकत बाग के बाहर 27 दिसंबर को, तो बीबी शहीद ना होती। ठीक है, तो मैंने अगले सवाल पे जाना है। वो ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो ना निकलती, तो ये सवाल तो अभी तक कायम है कि बीबी को फोन किसने किया था कि आप बाहर निकलें? ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया, और आपकी 5 साल की हुकूमत ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा, लेकिन चले, मैं थोड़ा सा आगे आना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा था मौजूदा सिचुएशन पे भी आपसे बात करूँ। अब वज़ीर आला पंजाब का कहना है, परवेज़ इलाही साहब का, वो ये कहते हैं कि जब सेशन चल रहा हो तो अदम एतमाद नहीं आ सकती, ना ही गवर्नर जो है वो एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। सर, आप आइनी माहिर हैं, आपकी राय में क्या आइन की क्या सूरत हाल है असल? का मैं इबहम आपका दूर करता चलूं, ये फोन कॉल वाली बातें और ये जो बातें हैं ना, ये मैं चूंकि उसमें डेप्थ में आज भी वकील हूँ, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने नालिश कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके खिलाफ, जो है उसी केस के बारे में, उसी कत्ल के बारे में, बीबी की शहादत के बारे में। तो ये इबहम अपने जहन से निकाल दें कि कोई फोन आया और कोई इस तरह से वो निकलने पर उन्हें, तो उनका ब्लैकबेरी क्यों नहीं मिल सका सर आज तक? फिर सर, ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ आप आइएगा, मैं किसी वक्त भी आपको, ये लंबी बहस है, मैं आपको दिखा दूंगा। चले, मुझे ये जरा इस आईनी पोजीशन क्लियर कीजिएगा। हाँ, आईनी पोजीशन इसमें ये है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैं यकीनन समझता हूँ कि इमरान खान ने जो ये अपना ये पैंतरा फेंका है, ये वाकई सियासी है, और ये सियासी ऐसा कैच 22 में है जिसको मफाहमत से ही इस मसाले को तय करना पड़ेगा। देखें, डिसोल्यूशन, यकीनी बात है कि डिसोल्यूशन उनको इस्तेहकाक है, और चीफ मिनिस्टर का ये हक है, और चीफ मिनिस्टर दोनों जगहों पर ये कह चुके हैं बड़ा वाज़े तौर पर कि इमरान खान अगर कहेगा तो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, वो डिसॉल्व कर देंगे। तो सर, क्या जब ड्यूरिंग सेशन अदम एतमाद आ सकता है, या गवर्नर वो एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं? ये दोनों चीजें नहीं होंगी, इसलिए ये स्पेक्युलेटिव है, सारी बातें जो है स्पेक्युलेटिव है। देखें, उनका इस वक्त जो है पीटीआई की अददी बरतरी दोनों जगह, वहां तो 2/3 है केपीके में, और यहाँ भी उसकी पंजाब में भी अददी बरतरी यकीनन है। सो ऐसी बात नहीं है कि वो ये करके अपने आप को और ज्यादा खराब करे और पॉलिटिकल अपना कैपिटल जाया करे और नुकसान अपने आप को पहुंचाए। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज होने जा रही है। अलबत्ता अगर अदम एतमाद की तहरीक पहले मूव हो जाती है, तो फिर जब तक अदम एतमाद की तहरीक को 7 दिनों के अंदर निपटाया नहीं जाता है, उस वक्त तक वजीर आला अपना जो है डिसॉल्व करने की एडवाइस, समरी या एडवाइस गवर्नर को नहीं भेज सकते। और आर्टिकल 112 में अगर वो भेजें तो 48 घंटे के अंदर
विद इन 48 आवर्स वो ऑटोमेटिकली जो है डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन क्या इस चीज का मुतहम्मिल है 570 सीटों पर इलेक्शन दोबारा करवाना? इस वक्त क्या 47 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ने मांगा है पहले ही, और 20 अरब एडिशनल मांगा है, जिसमें से ईसीसी की ने जो है 5 अरब सारा दिया है। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं कि ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पास जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, क्या ये लग्जरी पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल और ठीक क्या है। हम दोबारा इसको धकेलेंगे नहीं पीछे की तरफ? बिल्कुल। और इसमें हमारी मईशत, माशी हालात इस चीज के मुतकादी नहीं है, हमें बैठकर ये फैसला करना पड़ेंगे। Exactly, बैठ के फैसला करना पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम का। लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी। हम उनसे उनके यौम तासीस के हवाले से बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, मेरे ख्याल से ब्रेक पे चले हमारा वक्त हुआ है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। हमारे साथ अब जो बात कर रहे थे इससे कबल मैंने हम लोगों ने अभी दिखाई भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वज़ीर आज़म की मामले खसूसी अता तारड़ और उनके हमरा थी उज़्मा बुखारी। उनके जानिब से ये कहा गया है कि 15 दिन के लिए अरकान को एक्सपेल करने का तरीका हर असम्बली में है और हमारा हक है कि हमें भी ऐवान में राय पेश करने दी जाए। और जब ये बात हुई है असम्बलियों के तहलील करने पर, उस हवाले से उन्होंने ये बात स्टार्ट किया है ना सर? सही है। और देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो भी है पीटीआई और नून लीग और पीपल्स पार्टी, जो किसी रुकन असम्बली का इस्तेकाक है वो उसे मिलना चाहिए। और पार्लियामेंट में दाखिला, पार्लियामेंट के अंदर हिस्सा लेना, डिबेट में हिस्सा लेना, कानून साजी में हिस्सा लेना, इसीलिए तो इन लोगों को हम भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन लतीफ़ा ये है कि कुछ दिन पहले जिस हुकूमत को नून लीग गिराने चली थी, अब इमरान खान गिराने जा रहे हैं, तो उसी हुकूमत को, उस पार्लियामेंट को अब नून लीग बचाने जा रही है। अच्छा, नहीं, ये सियासत का ना बड़ा दिलचस्प खेल है। अता तारड़ साहब ने वो बात की है ना कि लाहौर हाई कोर्ट में 18 MPs की मुअत्तली की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर रहे हैं और अता तारड़ सूबे की असम्बली तहलील होने का खदशा मौजूद है, ये उनकी जानिब से भी वो तो जाहिर है तहलील का खदशा तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है ना। तो वो तो है, वो इमरान खान ने कार्ड खेला है। अभी आपके सामने लतीफ़ खोसा साहब भी कह रहे थे कि एक पॉलिटिकल मूव अच्छी मूव थी। हाँ जी। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो पार्लियामेंट है, जो पंजाब असम्बली हो, कोई सी भी असम्बली हो, उसका जो तकद्दुस है ना वो नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ अरसे से पंजाब असम्बली में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह हुआ, अब हम वज़ीर आला जो थे उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने जिस तरह बंदे बुलवाए, वहाँ लड़ाई मार कुटाई हुई, वो परवेज़ इलाही साहब को नहीं करना चाहिए था। अता तारड़ साहब को भी आइन की किताब उठा के जो इन्होंने इशारा किया, जो तस्वीर हमेशा के लिए हिस्ट्री बन गई, वो भी इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट का एहतराम अवाम तभी करते हैं जब पार्लियामेंटेरियन करें। जाहिर सी बात है, ईवान का ईवान वाले ही जो होते हैं उनका एक तरह से ओढ़ना बिछोना है सर, वो भी नहीं करेंगे तो बहुत फायदा क्या आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी नाजरीन, हम आपको बताते चलें पीटीआई के रहनुमा हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम सलाम जी, आप दोनों को भी बहुत मेहरबानी की, आपने मुझे बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि जो अमेरिका वाला बयानिया था वो तो किसी हद तक ख़त्म हो गया, और फवाद चौधरी साहब की पिछले एक हफ्ते में 2 मुलाकातें हो गई अमेरिकी सफ़ीर से। कल भी 1 घंटे की मुलाकात हुई, तो क्या वो अच्छे बच्चों की तरह सुलह हो गई सर, वो लड़ाई वड़ाई ख़त्म करके? अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये कि लड़ाई जो है वो तो चलती रहती है, लेकिन उसको फिर ख़त्म भी किया जाता है। जैसे घर के अंदर भी कोई मसला पैदा हो जाए तो फिर उसमें कोई ना कोई आपस में राजीनामा करना पड़ता है, क्योंकि हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो वो उसका इतराफ़ ना करे, बल्कि ये तो सारी दुनिया को पता है कि जी इन्होंने अपना एक मदाखलत की थी, जो हम कहते थे कि साजिश है, और ये लोग कहते थे कि मदाखलत है, जिसमें ISPR वगैरह सब शामिल है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इमरान खान साहब ने कहा था, सब ने कहा था। तो लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है फिर राजीनामा भी होता है। तो सर ये बताइएगा आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जो राजीनामा हो रहा है, ये क्या राजीनामा हो रहा है? पूरी कौम नू लाल बत्ती दे पीछे ला के अमेरिका दे वाले अब राजीनामे हो रहे हैं, तो सर पहले ही कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता था? क्या समझते हैं कि जी माजी में तारीख उठा के देख लें, आज नहीं, आज सदियों पहले की भी तारीख उठा के देखें कि इश्यूज के साथ साथ उसके अंदर कोई रास्ता भी निकाला जाता है। अगर आप ये कहें कि जी
हम खत्म कर देंगे बिल्कुल अमेरिका के साथ ताल्लुकात। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट तो इस वक्त नहीं है, हमारी तो नहीं है, लेकिन हमारे लोग जो है वहाँ जाते हैं, वो बात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर एतराज है, इमरान खान को एतराज है ना, बाकी तो पूरी कौम को एतराज नहीं है। जो इस वक्त असेंबली के अंदर मौजूद हैं लोग और जो आपकी स्टैब्लिशमेंट है, उनको तो कोई एतराज नहीं। वो कहते हैं जी बड़े अच्छी तरह इनसे दोस्ती करते हैं हम, और जो कुछ इनके आगे हाथ फैलाना है फैला लेंगे। लेकिन ये कि जाहिर बात है, हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो हम ये बता के करते हैं कि जी आपने ये किया था काम, ये तरीकेकार सही नहीं है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरफेयर करे। तो भारत इसके साथ साथ बातचीत भी चलती है, यही अच्छे माशरों का वो है। सरवर बारी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम सर ऑन द मिड शो। बारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ये बताइएगा, आप ये पार्लिमानी अमूर और इलेक्शन कमीशन और ये इन चीज़ों के बड़े एक्सपर्ट हैं। बारी साहब, क्या ये मुमकिन होगा कि अगर पीटीआई तमाम नशिस्तों से इस्तीफ़ा दे दे तो 500-550 के लगभग नशिस्तें हैं, इसमें क्या हमारा इलेक्शन कमीशन कैपेबल है कि 90 दिन में इलेक्शन का अरेंज कर सके? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बहुत दफ़ा ये कह चुका है खुद ही कि वो इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार है। उन्होंने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ये बयान दिया है। पहली बात, अभी हाल ही में जो उनके स्पोक्स पर्सन थे शनवारी साहब, उन्होंने भी बयान दिया था, वो के बाद भी उनको फारग कर दिया गया कि 60 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। और ये भी खबर आई थी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की तरफ से कि कोई 15 से 20 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन को वैसे भी आइन के तहत हर वक्त इंतखाबात करवाने के लिए तैयार रहना चाहिए और वो इसका इजहार भी कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि क्या इंतखाबात हो जाएंगे या नहीं होंगे, तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि हाल ही में जो ज़मीनी इंतखाबात हुए, चाहे वो कौमी असम्बली के थे या वो पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात हुए, और हाल ही में छपने वाले जो कुछ ओपिनियन पोल्स हैं उनके मुताबिक पीटीआई बाकी जमातों की निस्बत बहुत आगे है। और एक और सर्वे है, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की रेटिंग 19% है और इमरान खान साहब की जो है 55%। ठीक है बारी साहब, यहीं रुकिएगा। क्या आप समझते यही वजह है कि इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे? क्योंकि इस बात का एक खदशा है कि अगर इलेक्शन होते तो इमरान खान 2 तिहाई के बजाय 3 तिहाई अक्सरियत से भी आ सकते है कि इंतखाबात करवाने से हुकूमत है जो है वो जो है ना वो बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर अप्रैल में खान साहब की पॉपुलैरिटी और पीटीआई की पॉपुलैरिटी बहुत डाउन थी, अगर वो अप्रैल में इंतखाबात का ऐलान कर देते जो कि पीटीआई की डिमांड थी, तो ये सूरत हाल का सामना इत्तेहादी जमातों को ना करना पड़ता। ये तो पॉलिटिकल बात होगी। लेकिन ये कि जहाँ तक इंतखाबात की बात है, वो तो 60 दिनों के अंदर इंतखाबात करने पड़ेंगे। अगर असम्बलियाँ डिज़ॉल्व भी नहीं होती और इनके लोग मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, जबकि उनके स्पीकर भी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली में इनके अपने स्पीकर हैं, अगर वो इस्तीफ़े मंजूर कर इलेक्शन कमीशन को भेज देता है तो 60 दिन के अंदर इंतखाबात का होना आईनी जिम्मेदारी। ठीक। आफ्ताब जहांगीर साहब, कौमी असम्बली से जब आप लोगों ने इस्तीफ़ा दिया तो फिर बाद में पीटीआई में एक ये भी मौक़िफ़ आया कि हमें असम्बली से बाहर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा के असम्बली में इत्तेहादियों ने बहुत सारी कानून साजी कर ली, नैब के हवाले से और बाकी एहतसाब अदालतों के हवाले से, ये वो। तो क्या इस बार फिर आप गलती दोहराने नहीं जा रहे? पहली बात तो ये कि हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ राय होती है, यही जमहूरियत है। लेकिन फैसला फिर बहरहाल होता है जिस पर फिर उस पर हटा जाते हैं। आपने जो फैसला किया, आप देखें कि उसके बाद जो है हमारे तमाम अरकान ने अपने इस्तीफे दिए। अब वो उस वक्त के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाद वाले जो स्पीकर साहब आए हैं, जिलानी तो अशरफ साहब, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, इस वक्त के जो मौजूदा स्पीकर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शन करवा लिए जाते सब पर, और फिर उसमें उम्मीद थी कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी जीत भी जाती तो इनके लिए और मजबूत हो जाता मामला। लेकिन उन्होंने इलेक्शन की तरफ गए ही नहीं है, जो कराए उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो अब इस तरह की असेंबली हो जिसके अंदर एक असेंबली के अंदर अपोजिशन है ही नहीं,
देखिए ये जो ऑपोजिशन है राजा रियाज वाली, ये तो खुद आपके सामने कह रही थी कि जी मैंने नेक्स्ट इलेक्शन जो है नून लीग के टिकट पे लड़ना है, तो उसके बावजूद अगर उसको ऑपोजिशन लीडर बना के बिठाया हुआ है, तो फिर आप सबको पता है, तो बच्चे को पता है कि ये जो असेंबली है ये किसी काम की नहीं है, ये सिर्फ यस करने वाली है। तो सर ठीक है, अगर ये कौमी असेंबली काम की नहीं है बकौल आपके, तो एक अरसे से आप भी बाकी असेंबलियों को तो एंजॉय कर रहे हैं ना। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमने तो पहले भी, इन्होंने जब कहा कि जी इस्तीफे पंजाब असेंबली से आप दे दें और केपी कैसे इस्तीफे दे दें या उसको तहलील कर दें, तो हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही सिंध के अंदर ये कहते हैं नहीं, सिंध की असेंबली हम नहीं तहलील करेंगे। तो उनसे आपका क्या ताल्लुक है? आपने तो अपने डिसीजन लेने ना, अपने डिसीजन लेना है, लेकिन हालात को देखते हुए लेना है ना, समझे। अभी आप ये देख लें कि अगर हमारे पास ये असेंबलियां नहीं होती पंजाब और केपी के, तो ये जो फिर 27 किलोमीटर वाली है, इसको वो ले जाते जी आगे और हम पर दवा के गोले बरसाते, जैसे इन्होंने पहले बरसाए थे, शेलिंगे करते, लोगों को मारते। तो वो आप ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जी दुनिया के अंदर होता है। इस वक्त आपने ब्रिटेन के अंदर देखा कि 3 महीने 4 महीने भी नहीं गुजरे, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया। तो अगर इस तरह बहुत दफा हुआ है कि जी इलेक्शन भी कराए जाते हैं दुनिया में, तो आप भी करा लें इलेक्शन, और आपकी कबूलियत मकबूलियत और सब कुछ इतनी ज्यादा है, तो आप किस बात का डर है आपको? ठीक है सर, कराएं इलेक्शन कमीशन और स्पेशली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से पीटीआई की जो रिजर्वेशंस हैं वो बहुत अरसे से चल रही हैं। आप समझते हैं कि पीटीआई इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी इंतखाबात को कबूल कर लेगी और आगे जाके अपने इस बयानिए से भी पीछे आ जाएगी? कि ये तो फैसला जो है वो आफ्ताब जहांगीर साहब की पार्टी ने करना है। मेरा अपना ख्याल है कि जो पंजाब के इंतखाबात हुए वो इसी चीफ इलेक्शन कमीशन के तहत हुए, और फिर जो खान साहब ने 7 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ा तो वो भी यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे। क्योंकि अब जो हालात हैं वो ऐसे नहीं है कि आसानी से इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा सके अपनी मर्जी के नताइज निकालने के लिए, क्योंकि अब पॉलिटिकल टेम्परेचर वो नहीं है जो 2018 जुलाई में था। तो पीटीआई के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी मजबूती एक बहुत बड़ी वजह थी कि पंजाब के बाई इलेक्शन में धांधली 2-3 जगहों पर हुई, हमने मॉनिटर भी किया था, और जो अभी बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें भी धांधली तो हुई है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि सब लोग अपनी फ्री विल के साथ वोट डालने जाएं, वोट खरीदे भी जाते हैं, शनाख्ती कार्ड जब्त भी किए जाते हैं, उसके एवज पैसे भी दिए जाते हैं। तो मेरी फ्री विल को भी इन्फ्लुएंस किया जाता है, मेरा लैंडलॉर्ड करता है, मेरा एम्प्लॉयर करता है, मेरा मालिक मकान करता है, मेरा खावंद करता है। तो ये इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि इसका सलूशन सोसाइटी के पास है, किसी पार्टी के पास नहीं। बिल्कुल ठीक है जहांगीर तरीन साहब, बिल्कुल बारी साहब ठीक कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। सॉरी जहांगीर तरीन, इतना मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है कि आफ्ताब भाई मैंने आपकी तरफ आना था, मेरे कहीं और दिमाग चला गया। आफ्ताब भाई ये बताइएगा कि खान साहब के मुतालिक कहा जा रहा है कि आप हफ्ते तक या अगले 2-3 दिनों में कोई बड़ा डिसीजन ले लेंगे, क्या वाकई इस सतह पे संजीदगी से ये ऑप्शन पे गौर हो रहा है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा? अच्छा, पहले तो आपने मुझे जहांगीर तरीन बनाया, मैं जहांगीर तरीन के एम्प्लॉय से भी ज्यादा गरीब हूँ, समझे ना। मैं आपको जानता हूँ सर, आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है आप पे भी। अच्छा, लेकिन दूसरी बात ये है कि देखिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन 1 हफ्ते में खान साहब असेंबली से बाहर जाने की बात करें या 2-3 दिन में जाने की, ये तो जाहिर बात है, आप मशावरत होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद ही फैसला होता है। लेकिन एक उन्होंने अपनी विल शो की है कि जी हम दोनों असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, मैं बारी साहब भी मौजूद, आप जैसे दोनों सीनियर भी, कि मैं कहता हूँ कि देखें जब सिस्टम के कहीं डेडलॉक लग जाए तो फिर आदमी को रास्ता निकालना चाहिए। ये 25 करोड़ का मुल्क है, आपने इसको किस सूरत हाल में डाल दिया, माशी तौर पर इतनी बुरी हालत है कि आप साहब के सामने है। आप लोगों को भी अंदाजा होगा कि जिस तरह के आप लोग पहले बजट बना लेते थे आसानी से, अब वो नहीं बन पाता घर का। अभी मेरे कराची के अंदर मैं जहाँ अपने घर में बैठा हूँ, डिफेंस का इलाका है, वो उसमें तकरीबन 2 घंटे से अभी लाइट नहीं है। हालांकि इस टाइम लाइट जाती नहीं, अगर जाती भी है तो बहुत थोड़ी देर के लिए, लेकिन 2 घंटे हो गए लाइट नहीं है। पानी मुझे रोज आना खरीदना पड़ता है,
आप यकीन करें कि मैं आपको ईमानदारी के बता रहा हूँ कि अब कराची के अंदर छोटी छोटी चिंची होती है ना, उसके अंदर पानी बिकता है, तो वो 1500 रुपए का पानी बिकता है। वाटर माफिया तो कराची का बहुत मशहूर है सर। सर उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है ये भी सबको पता है, क्योंकि हम हर चीज किसी पे डालते हैं। मैं तो लोगों को पता है, वो बात मैं नहीं करता कि जी वाटर माफिया किसके कंट्रोल में, वाटर माफिया के ऊपर वाटर एंड बोर्ड के ऊपर कौन लोग बैठे हुए हैं, इसको बिठाया हुआ है। एक आदमी जो कि ना इलेक्टेड है ना सिलेक्टेड है, सिर्फ पार्टी का वर्कर है, उसको उसका इंचार्ज बनाया हुआ है, उसको ऑफिस दिया हुआ है, उधर बैठ के वो अपनी मर्जी के काम कर रहा है सारे कुछ। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान है। आप फेयर इलेक्शन करा दें, अपने तौर पे पूरा फेयर करते हैं, बाकी पार्टियां खुद अपना संभाल लेंगी इलेक्शन, उसको नहीं होने देंगी इसमें कोई धांधली। क्योंकि जैसे बारी साहब ने कहा कि जो बाई इलेक्शन हुआ था हम लोग उसमें थे शामिल। कराची के अंदर 2 इलेक्शन हुए थे, एक में खान साहब जीते, एक में नहीं जीते, लेकिन सारी दुनिया को पता है ना जीतने वाले की वजह भी क्या थी, पूरी वीडियो सामने आई, सब कुछ आया। लेकिन अब ये है कि चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, वो इलेक्शन में गड़बड़ करने से अपने रोकेंगी और उसके अंदर उनके वर्कर हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, ये सारे अपना किरदार अदा करेंगे। तो फेयर इलेक्शन हो जाए, आवाम की राय मैंडेट सामने आ जाए, उसके बाद जो भी असेंबली, अगर इनको ये 5 साल की असेंबली बुरी लगती है तो कानून साजी करके जो है इसको 4 साल कर लें। दुनिया में और भी जगह पे 4 साल की होती हैं असेंबली, तो वो कर लें, ताकि ये कि 4 साल पूरा करने के बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आवाम के पास जाएं, आवाम उनकी कारकर्दगी देख कर फैसला करे। अब ये तकरीबन 75 साल के बाद भी हम जो है इस सूरत हाल जी ठीक है। बहुत शुक्रिया रहमत तहरीक इंसाफ आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर तजज़ियाकार सरवर बारी साहब ने हमें किया था, आपका बहुत शुक्रिया। हर पार्टी मैंने देखा है ना अपनी अपनी तय ना जो है ना सोल्यूशन देती है हर पार्टी, लेकिन ये कि सलूशन से न मसले हल होते हैं, अमल से मसले हल होते हैं। कराची की जो सूरत हाल है वो इतनी वर्स्ट है कि आप सोच नहीं सकते। वो शहर जिसे रसूल ब्लाद कहते थे, हम रोशनियों का शहर कहते थे, आज कचरा कुंडी बना हुआ है। पानी माफिया के हाथों यरगमाल बना हुआ है और ट्रैफिक का निज़ाम तबाह हो चुका है। और पिछले 35 सालों से जो उस पे हुक्मरान है वो ही कहते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है। सही बात है, एग्जैक्टली। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, पॉलिटिकल सिनेरियो और जनरल एक बात हो रही है कि किस तरीके से हमारा जो मुल्क है कहाँ जा रहा है और कौन क्या कर रहा है। और पार्टी हर एक से बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले कि हर एक पार्टी का अपना ही एक सोल्यूशन है और क्या होगा और क्या नहीं हो सकता ये तो अब इस टाइम पर अल्लाह ही जानता है। क्योंकि मेरी तो उम्मीदें जो है ना मैंने आपको बता दी, मेरी जो है ना एग्जैक्टली। और आज जो होने वाला है अपकमिंग हमारे पूरे दिन में जो इवेंट होने वाला है वही है वज़ीर आज़म की सदर वफाकी काबीना का इजलास है, जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी जो अमूर है ना वो जेर गौर आएंगे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है एग्जैक्टली सीनियर तजज़ियाकार हैं जी हमारे साथ सजाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। और अली गौहर बलोच है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। सर अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब, मैं ज़रा आपकी तरफ से आना चाह रहा था, ये बताइएगा कि जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हम सेचुरेशन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और अगर PTI वाकई असम्बलियाँ छोड़ देती है तो फिर इलेक्शन के अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा? ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसके सूरत हाल ये है कि जो पहला एक फेज था लॉन्ग मार्च वाला फेज और उससे जो वो गेन करना चाहते थे इमरान खान, उससे निकलकर जब इस तरफ आए हैं तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव बात है। ये कानूनी और आईनी जंग है जो उनका हक है और वो इसको जिस तरह भी असेंबलियों के अंदर लड़ना चाहें लड़ सकते हैं। ये तो एक पॉजिटिव बात है। लेकिन इसकी सूरत हाल ये है कि मुल्क के जो हमारा आइन है उसमें कई चीज़ें ऐसी कंफ्यूज कर देने वाली होंगी कि मुझे लगता है कि मामला अदालतों में जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये असेंबलियों के इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन होने के बाद दूसरी कौमी असेंबली का इलेक्शन अक्टूबर में या जो भी जैसा वक्त कहते हैं उसमें कराया जाता है, तो उस वक्त 2 सूबों में या अगर 2 सूबों में हुकूमत वो होगी जो पहले इलेक्ट हो चुकी है, उसको इंटरिम गवर्नमेंट वहां लाने की जरूरत नहीं होगी। क्या आइन में इसकी गुंजाइश है कि पूरे मुल्क में अगर इंटरिम गवर्नमेंट ना हो और कौमी असेंबली के इलेक्शन कराए जाएं? क्या आर्जी तौर पर इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए? बिल्कुल ठीक। क्या सूरत हाल पैदा हो? बिल्कुल ठीक। और दूसरा मसला बड़ा सीधा है कि एक इन्होंने तय किया हुआ है मुश्तरका मुफादाती कौंसिल में कि ये मर्द होगी और उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेगी।
उसका क्या बनेगा। बहुत सारे मसाइल हैं जिसका मुझे लगता है कि गन तो बहुत पड़ सकता है, लेकिन मुल्क की सूरत सबूत नहीं हो सकती, बुरहान टल नहीं सकता। ठीक है अली गौर बलोच साहब, जो सिचुएशन है, जो बुरहान के बाद एक नया बुरहान आ जाता है, आज वफाकी काबीना का इजलास भी है डेफिनेटली। कल वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मिले थे आसिफ जरदारी साहब से भी, तो क्या हुकूमत भी कोई अपना माइंड बना चुकी है? क्योंकि पंजाब वाले तो मौका ही नहीं दे रहे, वो तो इजलास ही ख़त्म नहीं कर रहे जो आप कोई अदम एतमाद दें या गवर्नर जो है एतमाद का वोट लेने की कहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सूरत-ए-हाल ये है कि बिल्कुल मीर साहब ने कुछ चीज़ें जो बताई हैं मैं उनसे भी कुछ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक तो बुनियादी बात यह है कि जो मुल्क की इस वक्त मुआशी सूरत-ए-हाल है वो यकीनी तौर पर मतलब है कि जाहिर है कि वो एक चैलेंज है हुकूमत के लिए भी, वफाकी हुकूमत के लिए बिलखसूस और सूबाई हुकूमतों के लिए भी। दूसरी गुजारिश ये है कि जो मामलात अगर मुल्क के आईनी और कानूनी तौर पर कुछ गंभीर है, या आप यूं कह सकते हैं कि अगर इस वक्त इन हालात में मतलब है कि बड़ी एक वो बहरान किसी कैफियत है, तो इसकी बुनियादी वजह वही है जिसका बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में जिक्र किया कि कुछ गलतियां हमसे हुई। और ये सिलसिला यहाँ से शुरू नहीं होता, ये नहीं है कि ये इन बहरानों की वजह सिर्फ आज के हालात हैं। ये बहरान उस वक्त शुरू हुआ जब हमने एक सियासी अमल में जब से मतलब है कि एक मदाखलत का अंसर बहुत खुलकर और बहुत नुमायां होकर सामने आया, और वो सिलसिला शुरू हुआ था 2016 में जब पैनामा में केस बने, और जब वो सारा सिलसिला, अब उसकी लंबी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुख्तसर ये है कि वो एक बहुत बड़े लेवल पर एक इंटरफेरेंस थी जिसमें इमरान प्रोजेक्ट था, और उसके बायस उस वक्त की एक मैंडेट वाली हुकूमत का मैंडेट छीना गया, पंजाब में भी छीना गया, मरकज में भी छीना गया और बड़े पैमाने पर। जाहिर है कि जब मेरी गुजारिश मुख्तसर मैं बयान कर रहा हूँ कि जब हम आज जिस नुक्ते पर खड़े हुए हैं, मुझे ये बताएं कि परवेज इलाही साहब जो वजीर आला बने हैं, ठीक है, मान लिया कि अदालत से एक फैसला आया, परवेज इलाही साहब भी अक्सरियत वाले वजीर आला नहीं है, कानून और आइन वाले वजीर आला नहीं, एक अदालती फैसले के, और हमारे उस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और वो मुख्तसर वो तहफ़्फ़ुज़ ये है कि एक फैसला उस वक्त भी आया जब हमजा शहबाज साहब वजीर आला थे, तो कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई भी किया गया, और उस वक्त ये फैसला दिया गया कि भाई जो वोट कास्ट होगा वो पार्टी प्रेसिडेंट की मर्जी के बगैर नहीं दे सकते, और उनकी मेंबरशिप भी जाती रही, ना सिर्फ के वोट भी ना कास्ट हुआ। अब एक तरफ परवेज इलाही साहब का जो है वो फैसला आया है जिसमें के मतलब है कि उनके शौरी शुजात साहब के लेटर के बावजूद उनके वोट कास्ट हुए और उनकी मेंबरशिप भी खत्म नहीं हुई है, तो उसमें हम अपील में गए हुए हैं, अदालत में हम अपील में गए हुए। ये जो कड़ियां हैं ये अदालत में ही शायद जाकर सुलझेंगी। मैं आपकी बात को बिल्कुल वो करता हूँ। मीर साहब ने भी यही कहा। मीर साहब, जो गौर साहब कह रहे हैं कि इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तो उसकी तो तस्दीक कर दी गई ना फिर अदम एतमाद ला के, और वो उसकी तस्दीक तो कर दी गई थी, अजाला तो कर दिया गया था गलती का, तो उसके बाद भी सियासी सूरत हाल तो नहीं संभली। तो क्या ये बेहतर नहीं कि एक दफा वाकई ही फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए? आप ठीक कह रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं नानी ने कसम कीता बुरा कीता, करके चढ़ता उसको बुरा कीता। मसला ये है कि ये जो अक्लमंद लोगों ने, दाना लोगों ने, बीना लोगों ने जो हमारे मुल्क को चलाते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, उन्होंने पहले बनाया कि नवाज शरीफ को हटाना चाहिए, उसके बाद बनाया कि इमरान को लाना चाहिए, फिर बनाया कि इमरान को निकालना चाहिए। तो इस पूरी सिचुएशन ने 4-5 साल की सिचुएशन में मुल्क का कबाड़ा कर दिया, खासतौर पर मईशत की ऐसी कर दी है। अब वो मांगते हैं इवन प्लेइंग ग्राउंड। इवन प्लेइंग ग्राउंड का ये है कि आपने नवाज शरीफ जो सबसे पॉपुलर लीडर था उसको उठाकर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उसको जेल में डालकर उसके खिलाफ मुकदमे बनाकर ये जो सूरत हाल पैदा कर दी है, इस सूरत हाल में आप और इमरान 6 महीने पहले मोस्ट अनपॉपुलर लीडर था, अब वो मोस्ट पॉपुलर लीडर है। तो ये जो सूरत हाल पैदा की गई है आपके इक़दामात से हुई है, इसको अनडू करो। फौज कहती है हम न्यूट्रल हैं, हम आप क्रिटिकल हैं, ठीक कहती है। अदालतें कहती हैं हम इंसाफ के मुताबिक फैसला करते हैं, अच्छा ठीक कहती होगी, लेकिन लोगों का ख्याल है कि वो भी मसलतों का शिकार होती हैं और चाहती हैं कि मुल्क को किसी बहरान से बचाया जाए।
सब अदारे अपनी अपनी अकल लड़ा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई पॉजिटिव सोच रखने के लिए जब तक सब मिलके नहीं बैठते कोई फैसला सही नहीं होगा। अली गौर साहब, क्या जैसे मीर साहब कह रहे हैं कि सब मिलकर नहीं बैठते तो कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, क्या वजह है कि इस बात को मैं, मीर साहब, लबीबा, ये सब जानते हैं? नहीं जानते तो वो लोग नहीं जानते जिनकी भागदौड़, जिनके हाथों में वो इस मुल्क की भागदौड़ है। देखिए, बात ये नहीं है, बात असल ये है कि हमें कुछ हकीकतों को तस्लीम करना पड़ेगा। हकीकत ये है कि अभी जिसका मीर साहब ने भी जिक्र किया, जिसकी मैंने भी गुजारिश की, वो तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तस्लीम करता है कि इमरान प्रोजेक्ट लाया गया था। अब जिस इमरान प्रोजेक्ट के जरिए आपने एक पॉपुलर, देखें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, इवन पीटीआई हो, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ नून लीग नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती नहीं हो सकती कि आप उसका मैंडेट छीने। वो मैंडेट उस पार्टी का नहीं होता, वो पाकिस्तान की अवाम का। इसका मतलब है आप वोट का हक ही छीन लिया आपने एक जमहूरियत की बजाय आपने एक सिलेक्शन का हल क्या है? उस सिलेक्शन को मैं हल इसका यही है। देखिए, जो मईशत का भट्ठा बैठा, जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार छोड़ा था उस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन 4 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान को मुआशी तौर पर उल्टा पड़ गया। अब जाहिर है 2, 4, 5 महीने में हमें अगरचे ब्लेम किया जाता है, लेकिन बात ये, हकीकत ये है कि ये 5-6 महीने से हालात सुधरने वाले नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर थे मरकज में, तो हमने तो उस वक्त भी कहा था कि मिसाके जमहूरियत करते हैं, हालांकि पार्टी में भी उनको इस बयान को क्रिटिसाइज किया गया कि आप लोगों के साथ। गौर साहब, एक मिसाके जमहूरियत आप कर तो चुके हैं, तो मिसाके जमहूरियत से मसाइल हल हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं आपसे आखिरी करने चाह रहा हूँ कि ठीक है, इमरान प्रोजेक्ट हुआ, ये वो, डिग्गी में बैठ के भी लोग जाके मुलाकातों का सिलसिला सुना जाता रहा। आखिर कब तक जो सियासतदान है वो अपने मसाइल खुद हल नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की इमदाद की तरफ देखते रहेंगे? बात ये नहीं है, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि शहबाज साहब ने मिसाके मईशत की बात की थी। जब इमरान खान की मईशत भट्ठा बिठा रही थी तो शहबाज साहब ने मिसाके मईशत की बात की थी। फिर आपको याद होगा कि जिस वक्त कोरोना का पेंडेमिक आया था, कोरोना के पेंडेमिक में एक इमरान खान साहब ने वीडियो ले कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी बैठे थे, बिलावल भुट्टो साहब भी बैठे थे। इमरान खान का रवैया ये था कि वो अपनी बात करके उस कॉन्फ्रेंस से उठ के चला गया था, बाकी लोगों की उसने बात सुनना तक गवारा नहीं सर, वक्त क्योंकि जब वो के अंदर भी आते थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थी कमी की बाइस है एग्जैक्टली। अब तक क्या हुआ है इंशाल्लाह आपसे बताएंगे आपको। और जाते जाते मैं बताते चलूं कि इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी जो है वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गए। हमारी बहुत ज्यादा दुआएं हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात रही और मौका रहा तो